गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखें क्लास 9 साइंस का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट मोशन। इस चैप्टर में बच्चों आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इसी में पूरा फिजिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि फ़िज़िक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना ज़रूरी होता है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारा का सारा डिस्कशन इस चैप्टर में होने वाला है, तो आप लोग अंत तक बने रहें। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। पहला चैप्टर है तो जानना तो ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है फ़िज़िक्स, पढ़ के क्या होगा। तो ये पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होता है, कि फ़िज़िकल क्वांटिटी है क्या, क्या है नहीं है, वो सारा का सारा डिस्कशन होगा। फिर रेफरेंस पॉइंट को हम लोग समझेंगे क्या होगा। फिर लास्ट दो टॉपिक पढ़ेंगे, मोशन और रेस्ट। आज के बस सेशन में इतना ही पढ़ने वाले हैं, मोशन और रेस्ट, और कुछ न्यूमेरिकल्स करके हम लोग क्या कर लेंगे, सेशन को आज टर्मिनेट कर देंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिज़िक्स क्या होता है। यहाँ देखिए कि फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स ये एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बना है। फ्यूसिस से मिलकर बना है। फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है। फ्यूसिस एक कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर। मतलब फिजिक्स ये कहता है कि नेचर के बारे में अध्ययन करना। मतलब जब भी हम नेचुरल वर्ल्ड को पढ़ेंगे, नेचर के बारे में जानेंगे कि हवा कैसे बह रही है, उसके बाद जानेंगे कि बल्ब कैसे जलता है, पंखा कैसे चलती है, आप हमको देख पा रहे होंगे तो कैसे देखते हैं। ये सारा का सारा घटना हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो फिज़िक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। आपकी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा फिज़िक्स में पढ़ना होता है। आप चलते हो तो सोचते होंगे कि कैसे चल पाते हैं, ठीक है। उसके बाद दौड़ते हो तो कैसे दौड़ पाते हो, साइकिल चलाते हो तो साइकिल एक तो बना कैसे है, उसके बाद साइकिल चला कैसे पाते हैं, उसके बाद ढेर सारी चीज़ें, फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन बना कैसे, फ़ोन कैसे चला पाते हैं, फ़ोन नेटवर्क कैसे पकड़ता है। ये सारा का सारा घटनाएं हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो फिज़िक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब हमारे आसपास जो भी घटनाएं, ओवरऑल जो भी घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। तो फिज़िक्स क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। मतलब ये नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, नेचुरल वर्ल्ड जो है मतलब जो भी इस ब्रह्मांड में या इसमें हो रही है। बारिश को ले लो, बादल लगती है तो बारिश होने लगता है, ठीक है। तो बारिश का होना एक नेचुरल घटना है। नेचुरल घटना है जो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, हम लोग फिज़िक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप लोग रेनबो का नाम सुने होंगे कि जब बारिश होने वाला रहता है या बारिश होता है, बारिश रुक गया और धूप आ जाती है तो रेनबो बनती है, जिसको इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष का बनना फिजिक्स के अंतर्गत ही होता है। आप चश्मे पहनते होंगे, चश्मा का जो पावर होता है वो भी डिसाइड होता है किसके अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत ही डिसाइड होता है। तो मतलब आप ओवरऑल अभी ये समझ सकते हैं कि जो भी घटनाएं हमारे आसपास हो रही है या जो भी चीज़ों का लगभग हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत चीज़ें ड्राइव होती है, फिजिक्स के अंतर्गत होती है, ठीक है। फिर क्या कहता है, इट टेल अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव्स एज दे डू। कहता है कि क्यों चीज़ें जैसा भी वो व्यवहार करती है, क्यों और कैसे करती है। मान लीजिए ये इनका काम है बोर्ड पर चलना, जब हम लोग चलाते हैं तो चलता है, ठीक है। तो पहला तो क्यों, फिर कैसे। क्यों और कैसे का जवाब मिलना ये क्या कहलाता है फिजिक्स के अंतर्गत। जब भी हम क्वेश्चन कर पाते हैं क्यों और कैसे, तो उसका जो जवाब देगा वो कौन देगा, फिजिक्स देगा, ठीक है। एरोप्लेन जब हवा में उड़ती है या उड़ाया जाता है तो उसमें भी फिजिक्स कहीं ना कहीं काम कर रही है। इस कलम को यहाँ से गिराएं तो कलम गिरी, क्यों गिरी ये बात पता लगाएंगे, व्हाई गिरी, क्यों और कैसे गिरा। जिस भी प्रिंसिपल से, जिस भी लॉ के कारण ये पता चलेगा कि ये जो थिंग्स है, ये जो ऑब्जेक्ट है क्यों गिरा और कैसे गिरा, इसको हम लोग किसके अंतर्गत जानेंगे, तो फिजिक्स के अंतर्गत जानेंगे। फिर इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द थिंग्स। यहाँ तक ही नहीं होती है, इनके बारे में हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो हम जब यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो हमको फ्यूचर पता है कि ये नीचे गिरेगा,
अब गिर के भी हम इनका अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है चीज़ें टूट जाए। चीज़ों की हम लोग फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, वो भी किसके अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत। तो फिजिक्स क्या क्या होता ओवरऑल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसलिए फिजिक्स को पढ़ना ज़रूरी है कि हमारे आसपास ऐसा कोई घटना है ही नहीं जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कि फ़िज़िक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और हम लोग आज से ही फ़िज़िक्स को पढ़ना शुरू किए हैं। तो दरअसल ये है कि फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्यों आएगा मज़ा, आप लोग जानते हो, अभी आप लोग जाने। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे आसपास जो भी चीज़ें या जो भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग माप सकते हैं वो सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे लंबाई को मापा जा सकता है यानी लेंथ। टाइम हम लोग मेजर करते हैं, 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 10 मिनट, 5 मिनट, 48 घंटा, ऐसे हम लोग मेज़र करते हैं। तो टाइम को भी मेज़र किया जाता है। मास 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, क्विंटल, 4000 किलो, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मास को नापते हैं। डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, मान के चलिए कोई सुपौल से पटना जा रहा है, पटना से दिल्ली जा रहा है, या किसी दो डिस्टेंस को दो प्लेसेस पर वो जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। टेम्परेचर, जैसे अभी की टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 35-36 डिग्री टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर, ठीक है, तो एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र कर पाते हैं। तो जिस भी किसी चीज़ को मेज़र कर पा रहे होंगे, माप पा रहे होंगे, मेज़र मतलब मापना, माप पा रहे होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। दूसरा, फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है, एक स्केलर, दूसरा वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक होंगे स्केलर, दूसरा होगा वेक्टर। स्केलर क्या होता है, कहता है कि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड हो। आप कहोगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, चलिए समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा, कहाँ लिख दें, यहाँ लिखते हैं कि 5 kg, क्या लिखे हमने, 5 kg। तो ये जो 5 है ना, किसी चीज़ का मास लिखें 5 kg, जिसमें 5 जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है। 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है। 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये जो kg है ये यूनिट है। kg क्या है, यूनिट है। तो किसी चीज़ को नापेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। जैसे हम लोग किसी की मास ही मतलब मास के बारे में पता करें तो मास तो कह दिए अभी, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिस्टेंस लेते हैं कि 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। तो ये जो 500 लिए हैं, ये 500 क्या है, मैग्नीट्यूड है। और किलो क्या है, किलोमीटर, लीटर, ये सारा का सारा क्या होगा, हमारा यूनिट होगा। तो किलोमीटर यूनिट है, और 500 यानी 500 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब और कुछ नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का सीधा सीधा मतलब क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या हो, मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर नापना हो अभी, तो मान के चलिए कि टेम्परेचर अभी 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, 37 डिग्री सेल्सियस है। या एटमॉस्फेयर की ही बात करें तो उसकी टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस है। अब उस 35 डिग्री सेल्सियस में आप ये तो नहीं कहते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में 35 डिग्री सेल्सियस है, या वेस्ट की डायरेक्शन में 35 डिग्री सेल्सियस है, या ऊपर 35 डिग्री सेल्सियस है, या नीचे 35 डिग्री सेल्सियस है। आप ऐसा कुछ नहीं कहते हो, मतलब डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हो, केवल ये कह देते हो कि इतना डिग्री सेल्सियस हुआ है, इसकी टेम्परेचर इतना है, उनकी टेम्परेचर उतना है, ऐसा कर देते हो। मान लीजिए हम कभी क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं, टाइम निकाल रहे हैं, तो ये तो नहीं कहते हो कि ईस्ट की डायरेक्शन में 5 मीटर हुआ है, वेस्ट की डायरेक्शन में 5 मिनट हुआ है,
2 घंटा ऊपर की ओर हुआ है, ऐसा तो नहीं कहते हम लोग, मतलब डायरेक्शन मेंशन नहीं करते। तो जिसमें हम लोग डायरेक्शन मेंशन नहीं करते होंगे, जिसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं करते होंगे उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कौन सा क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी नेक्स्ट आएगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे फोर्स, मान लीजिए हम इस बोर्ड को धक्का लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ लगा रहे हैं, तो फोर्स की एक डायरेक्शन होगी। एक तो फोर्स कितना लगा है वो, दूसरा कि इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा। अगर हमको कोई इस डायरेक्शन में बोर्ड के राइट साइड में धकेले, सॉरी लेफ्ट साइड में धकेले, यहाँ है, अगर हमको कोई इधर से धक्का लगाए तो हम क्या करेंगे? इधर की ओर जाएंगे। तो क्या हुआ? इधर से फोर्स लगाया, मतलब हम कह पा रहे हैं कि हमको फोर्स किधर से लगाया गया है। मान के चलिए आप फ़ोन में घुस के हमको क्या कर रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा, फिर भी आप सोचिए, ऐसा कल्पनाओं में चलिए थोड़ा, तो क्या होगा? आप कहोगे कि आप जब हमको धक्का लगाओगे तो हम ये होगा या हमारे बॉडी में ये इफेक्ट होगा कि हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो आप जिधर फोर्स लगाओगे ना, चीज़ें उधर ही सरकने लगेगी, उधर ही जाने लगेगी। दूसरा इसमें बात की हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। अभी नेक्स्ट हम लोग देखने ही वाले हैं, इस चैप्टर में देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे वेलोसिटी क्या होता है। इसी चैप्टर में लगभग ढेर सारी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को जानने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो आप लोग बने रहें। हम लोगों ने 2 टॉपिक देख लिया है, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग तीसरा देखने वाले हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। किसको कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। It is a fixed point used to determine something is motion and at rest। चलिए हम इस टॉपिक को एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप बताइए कि अभी हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं? तो आप लोग कह रहे होंगे कि आप रेस्ट में हो, लेकिन मैं कह दूं कि नहीं, आप गलत हो, हम रेस्ट में नहीं हैं। तो आपको तो बड़ा अजीब लगेगा कि नहीं आप तो रेस्ट में हो। तो कहोगे, तो मैं इनका जवाब दूंगा कि आप अपने नज़रिए से कह रहे हो कि हम रेस्ट में हैं। तो बताइए कि क्या हम अर्थ पर नहीं खड़े हैं? तो कहोगे हाँ। क्या अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रहा? तो कहोगे हाँ। तो क्या हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? तो हंसने वाली बात नहीं है, तो हम मोशन में हैं। कहोगे अभी तक तो हम सब कुछ को कहते आए हैं कि जो चीज़ रुका हुआ हो उसको की रेस्ट में है, आप तो उल्टा कह रहे हो कि जो चीज़ रुका हुआ है वो मोशन में है। तो ये डिपेंड करता है नज़रिए पर। किस पर डिपेंड करता है? नज़रिए पर। क्या नज़रिया, समझते हैं इसको और अच्छे से। मान लो कि आप बाइक में हो, बस में हो, आप बस में हो और बस जब चल रही होती है तो आप बाहर देखने के बाद ऑब्जर्व करते होंगे कि आसपास की जो वृक्ष है, जो रोड के बगल में लगी हुई, वो वृक्ष न भाग रहा है। क्या एक्चुअल में वो वृक्ष भाग रहा है? तो आप कहोगे नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वृक्ष आपको भागते हुए नज़र क्यों आ रहा है? तो फंस जाओगे आप। इसका जवाब आपके पास शायद ना हो। तो इस चैप्टर में उस बात का भी जवाब मिलेगा कि आपको क्यों वो भागते हुए नज़र आता है। अच्छा आप बताओ, क्या आप बस में रेस्ट में हो? तो आपको लगता होगा कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन कोई बाहर से व्यक्ति देख रहा होगा तो कहता होगा कि बस के साथ साथ आप भी किस चीज़ में हो? मोशन में हो। मतलब अभी तक तो ये बात पता चला है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, ये नज़रिए पर डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा मान लीजिए कि 2 दोस्त भाग रहा है, मतलब दौड़ रहा है, सुबह सुबह चक्कर लगाने के लिए गया, फील्ड में घूमने गया और घूमने के साथ साथ उसको मन किया कि आज दौड़ना चाहिए, तो दौड़ने लगा। तो जब 2 दोस्त साथ में दौड़ रहा है तो जो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या उनके आसपास टहल रहा है तो वो कहेगा कि ये दोनों बच्चा भाग रहा है, मतलब दौड़ रहा है।
ठीक है। लेकिन वो दोनों बच्चा जो दौड़ रहा है उसको लगेगा कि हम दोनों आदमी रेस्ट में हैं। यदि सेम स्पीड से चल रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि हम दोनों रेस्ट में हैं, चीज़ें एक्सचेंज कर पाती होगी। ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप बस वाला एग्जांपल फिर से ले सकते हो। जब आप बस में जा रहे होते तो बस तो होता मोशन में है, ठीक है, लेकिन बस के अंदर आप बैठे हो तो आपको क्या लगता है कि हम तो रेस्ट में हैं। बस के अंदर आप किस चीज़ में रहते हो? रेस्ट में रहते हो। रहते हो या नहीं रहते हो? रहते हो, ठीक है। तो बस में मान के चलिए कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं कर लेते क्या? एक दोस्त को दूसरा दोस्त मार भी लेता होगा, टिफ़िन एक्सचेंज कर लेता होगा, पेन को तोड़ देता होगा, एक जगह से दूसरी जगह चल जाता होगा। तो क्या आप उसमें रेस्ट में थे या नहीं थे? कि आप बस के साथ साथ दौड़ लगा रहे थे? नहीं, बस के साथ साथ आप दौड़ नहीं लगा रहे थे। तो जब कोई भी चीज़ मोशन में हो और आप उस पर बैठे हो तो आपको लगेगा कि हम कुछ चीज़ में हैं, रेस्ट में हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम अभी किस चीज़ में हैं? मोशन में हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ पर हम खड़े हैं और अर्थ सन के चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो हम तो रेस्ट में हुए नहीं, लेकिन एक्चुअली में टाइम के रिस्पेक्ट में कहें तो हम तभी रेस्ट में थे और अभी मोशन कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। एक तरफ इधर आ रहे हैं, मतलब बोर्ड के राइट साइड में जा रहे हैं, फिर से लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अभी मोशन कर रहे हैं। आपको समझाते समझाते हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। लेकिन अब रेस्ट में आ चुके हैं, ठीक है। तो वो टाइम पर डिपेंड करता है कि टाइम के साथ साथ हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं, ठीक है। इसी चीज़ को समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमको समझना होता है रेफरेंस पॉइंट को। मतलब हम किसी चीज़ को रेस्ट में है या मोशन में है, इस चीज़ को पता करने के लिए एक किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक किसी स्टेशनरी पॉइंट का आवश्यकता पड़ता है और उससे कंपेयर करके कह देते हैं कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई एक वृक्ष हो, ठीक है, मान लीजिए पीपल का वृक्ष आपके घर के पास। तो आप किसी दोस्त को जब अपने घर का लोकेशन बता रहे होगे तो आप कहोगे कि इस जगह पर एक पीपल का वृक्ष है, उससे 10 कदम आगे आना तो मेरा घर मिल जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? रेफरेंस पॉइंट की मदद से किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम किसी चीज़ को क्या कर पाते हैं? रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये एक फिक्स पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है। ये डिपेंड कर सकता है कि आप किसको फिक्स पॉइंट लेते हो। आप किसी मंदिर को फिक्स पॉइंट लेते होंगे, आप किसी गुरुद्वारा को फिक्स पॉइंट लेते होंगे, आप किसी नदी को लेते होंगे, आप किसी पुल को लेते होंगे, तो वो आप पर फिक्स पॉइंट डिपेंड करता है, ठीक है। आप कुछ भी फिक्स पॉइंट ले सकते हैं और उससे रिलेट करके, कंपेयर करके आप चीज़ों की डिस्टेंस बता सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम इससे इतना दूर हैं, या उससे कोई भी व्यक्ति दूर या पास आ रहा हो तो आप कहोगे कि आप मोशन में हो। और बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम मंदिर के पास जाके खड़े हो गए, ना तो दाएं जा रहे ना बाएं जा रहे, ना आगे बढ़ रहे ना पीछे जा रहे, तो आप कहोगे कि ये मंदिर के पास था, अभी रेस्ट में है, ठीक है। तो चीज़ों की मोशन स्टेट या रेस्ट वाले स्टेट को कहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? रेफरेंस पॉइंट की, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा चेंज होते रहता है। तो बहुत सारी उलझन आने लगी मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने में कि कब हम कहेंगे मोशन में हैं, कब कहेंगे रेस्ट में। जैसे हम पहली बार ही एग्जांपल लिए थे कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो आप कहते रेस्ट में, लेकिन हमने कहा था कि मोशन में है, तो नज़रिया चेंज कर दिया देखने का। तो जब हम रेफरेंस पॉइंट लेने लगे तो चीज़ों की मोशन स्टेट या रेस्ट वाली स्टेट को डिफाइन करने में समस्या आने लगी, ठीक है। फिर हम लोग क्या कहने लगे कि ऐसा करते हैं, जब भी हम मोशन को डिफाइन करेंगे और रेस्ट को डिफाइन करेंगे तो हम लोग ना उसको कंपेयर करेंगे टाइम से, कि क्या आप टाइम के हिसाब से बढ़ रहे हो या घट रहे हो, रुके हुए हो या जा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग मोशन को डिफाइन करने लगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे। मतलब 10:05 में कोई मंदिर के सामने था, 10:02 में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, मतलब टाइम के साथ साथ ये देखा गया कि वो चीज़ें बढ़ रही है,
मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो किस चीज़ में है, मोशन में है। ठीक है, 5 में यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष के पास था और 5-10 में समुद्र के पास चला गया, तो हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में है। और 5-5 में वो व्यक्ति मंदिर के सामने था और 5-10 में भी मंदिर के सामने ही है, तो कहेंगे कि आप रेस्ट में हो। मतलब टाइम लेके कहना पड़ेगा कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। हम ड्यूरेशन 5 मिनट का लिए, आप ड्यूरेशन 1 सेकेंड का भी ले सकते हो, 1 मिनट का भी ले सकते हो, 1 घंटे का भी ले सकते हो। आप टाइम की ड्यूरेशन कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रेस्ट में कहने के लिए कहेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, डू नॉट चेंज इट्स, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं बदले, अपना पोजीशन क्या करे, नहीं बदले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग रेस्ट में कहेंगे। यदि टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन बदल रहा है तो उसको हम लोग मोशन में कहेंगे। किस चीज़ में कहेंगे, मोशन में कहेंगे। यदि टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है तो उसको हम लोग रेस्ट में कहेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों को कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस किनको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट किनको कहते हैं, पढ़ते हैं इनको। कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो पॉसिबल रास्ता है, मान लीजिए ये पॉइंट ए एक जगह है और पॉइंट बी एक जगह है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने का जो एक्चुअल पाथ है, ऐसा ऐसा फिर घुमा के ऐसा, मान लीजिए कि ये पाथ यहाँ इस 2 पोजीशन के बीच है, तो हम लोग को चलना इसी पर पड़ेगा, ऐसे ऐसे। तो जो ये पाथ की जो लंबाई है, जो पाथ की लेंथ है, उसको, उस एक्चुअल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहने लगेंगे। कि हम लोग ऐसे 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 इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, हम लोग इतनी लंबाई कवर करी है, तो उस लंबाई को हम लोग क्या कहने लगेंगे, डिस्टेंस कहने लगेंगे। अब थोड़ा कंपेयर करो, जब आप स्कूल जाते हो तो मान लीजिए आपका स्कूल यहाँ है और आपका घर यहाँ है, तो क्या आप घर से डायरेक्ट स्कूल पर ऐसे पहुँच जाते हो? तो नहीं, आप घूम कर जाते होगे। आपके घर के आसपास कोई चौक होगा तो उस चौक पर, मतलब उस स्कूल के पास जाने के लिए जो पॉसिबल रास्ते हैं, उस रास्ते से होकर आप जाते होंगे। ठीक है, जाते होंगे या नहीं जाते होंगे। लेकिन आप सोचो कि आपका स्कूल यहाँ है ए पॉइंट पर और आपका घर यहाँ है बी पॉइंट पर। अब आपको स्कूल से घर जाना है, तो आप ऐसा तो नहीं करते हो कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लैंड कर जाते हो, मतलब यहाँ से आए और यहाँ लैंड कर गए, ऐसा तो नहीं करते हो। लेकिन अगर आप इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस जो कि रास्ते के थ्रू जाके ट्रेवल करे हो, उसको डिस्टेंस कहोगे। लेकिन जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर स्कूल से घर पर डायरेक्ट किसी वजह से पहुंच पा रहे हो, या उनके बीच की आपकी कम से कम दूरी पता हो, आप मतलब अपने घर के छत पे पहुंचे और आप किसी दोस्त को दिखा पा रहे कि वो रहा स्कूल, तो आप इससे क्या कह पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट, उस टर्म्स में हम लोग उस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप जैसे दिखा पाते हो कि वो रहा स्कूल, तो क्या आप जिस डायरेक्शन में हाथ देते हो उस डायरेक्शन में अपने दोस्त को लेके जा सकते हो? छत पर से डायरेक्ट कूदा दोगे इसके स्कूल पर? तो नहीं कूदा पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ना 2 जगहों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताता है। 2 प्लेस के बीच की जो सबसे कम दूरी है, उस दूरी को बताता है कौन? डिस्प्लेसमेंट। भले आप उस पर चल पाओ या ना चल पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो
कहने का ये हुआ कि किसी दो पोजीशन के बीच, अच्छा यहाँ दो टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मान ले कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया तो वो चलना शुरू यहीं से किया ना, तो वो इनिशियल पोजीशन हुआ उस व्यक्ति का, और जाके रुक गया यहाँ, तो यहाँ रुक गया मतलब फाइनल पोजीशन है। तो इसीलिए कहा गया है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच सबसे कम दूरी को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, आइए डिस्टेंस की तरफ। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? चलिए आप डिस्टेंस में देखिए कि किधर किधर आप घूम रहे हो, ऐसे 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 ऐसे। दूसरा एक्चुअल पाथ हो सकता है ऐसा ऐसा हो, इस हो के घुमा के यहाँ लाए। ठीक है, तो ये भी आप ये देखो कि आप जब इस रास्ते पर ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी डायरेक्शन कभी इधर था, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, मतलब डायरेक्शन मायने नहीं रख रहा है। आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ जा रहे हो, मतलब देख रहे हो आप अपना हेड किधर किधर घुमा रहे हो। तो जब भी हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उसकी जो वैल्यूज आता है, उस वैल्यूज में सिर्फ नंबर हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग 50 किलोमीटर चल के आए हैं। 50 किलोमीटर किस डायरेक्शन में आप चल के आए हो ये मेंशन नहीं करते हो, क्योंकि आप तो अपना हेड बहुत बार घुमाए हो, इधर से उधर, उधर से उधर। ठीक है, कभी ऊपर थे, कभी इधर थे, कभी इधर थे, कभी उधर थे, कभी ईस्ट की तरफ, कभी वेस्ट की तरफ, कभी साउथ की तरफ, कभी नॉर्थ की तरफ, मतलब अलग अलग तरह से अपना हेड क्या करे हो, मूव करे हो। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसी के अपोजिट में जस्ट ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब यहाँ से यहाँ लैंड करवा रहे हैं या स्कूल से वो अपने घर को दिखा रहे थे तो आप डायरेक्ट ऐसे उंगली करके दिखा रहे थे कि इस डायरेक्शन में, वहाँ मेरा घर है, वहाँ वो रहा पीले कलर का मेरा घर रहा, तो आप लोग ऐसे कह पाते हो। तो ये जो उंगली है किधर पॉइंट कर रहा था? अपने घर की तरफ, मतलब आप एक डायरेक्शन दे रहे थे उसको। क्या दे रहे थे? डायरेक्शन दे रहे थे। इसी तरह से आप मान लीजिए घर से स्कूल दिखा रहे थे, इधर आपका घर है और स्कूल को ऐसे दिखा पा रहे हो, या किसी मैम की घर को दिखा पा रहे हो, स्कूल वाली मैम को दिखा पा रहे हो, तो आप क्या कहोगे? आप उस मैम के घर की तरफ अंगूठा करोगे, उंगली करोगे कि उस डायरेक्शन में वहाँ घर है। जब तक आप अपना उंगली निकाल के पॉइंट नहीं करोगे, मतलब डायरेक्शन नहीं बताओगे, तब तक सामने वाला नहीं समझेगा कि आप किधर की तरफ कह रहे हो, किधर जाना है, कौन सा घर है। ठीक है, तो इसमें एक डायरेक्शन पता होता है। इसमें जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ दूरी तो पता होगा, मतलब डिस्टेंस तो चलेंगे, लेकिन उस डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन भी बताना होगा कि हम साउथ से नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चल के आए हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, उसमें इट हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब क्या हुआ? आप मान के चलो कि दो दोस्त था, ठीक है, एक दोस्त थोड़ा कम समझता था और दूसरा दोस्त ठीक ठाक। पटना से दिल्ली जा रहा था, ठीक है, जब पटना से दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में जो दोस्त कम समझता था वो बोला अपने समझदार दोस्त से कि दोस्त, पटना से दिल्ली का दूरी कितना है, हम लोग कितना दूरी ट्रैवल करेंगे, अभी कितना चलेंगे? तो बोला लगभग 1000 किलोमीटर। बोला ठीक है। वो लोग दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में जो काम था वो काम करके फिर से लौट रहा था। तो फिर वही दोस्त पूछ रहा है उसको, कम समझदार ज़्यादा समझदार से, कि दोस्त अब दिल्ली से पटना कितना दूर है? तो फिर से उसका जवाब हुआ लगभग 1000 किलोमीटर। तो वो कम समझदार दोस्त पूछता है, अब तो हम लोग की डिस्टेंस कम होनी चाहिए ना। पहले हम लोग पटना से दिल्ली आए 1000 किलोमीटर, तो अब जब दिल्ली से पटना जाएंगे तो डिस्टेंस तो कमेगा।
मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि दूरी तो नेगेटिव होगी, अब हमको माइनस में 1000 किलोमीटर जाना है। तो वो दोस्त समझाया नहीं, जब आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, डिस्टेंस जब आप ट्रेवल करते हैं तो ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। जब आप ए से बी पर जा रहे थे तो 50 किलोमीटर है, और बी पर से फिर ए पर आओगे तो फिर कितना चलना पड़ेगा आपको? 50 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कहोगे कि हम नेगेटिव 50 किलोमीटर चलेंगे, मतलब वापस आते समय आप ये नहीं कहोगे कि ये नेगेटिव हुआ। नेगेटिव का मतलब तो आप ये कहोगे कि चले ही नहीं, शून्य भी नहीं कह सकते। यदि किसी व्यक्ति का डिस्टेंस 0 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है? 0 किलोमीटर या 0 मीटर है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति चला ही नहीं, वो मूव करा ही नहीं, वो रेस्ट कर रहा था। जब 0 डिफाइन नहीं कर पा रहा है तो नेगेटिव कैसे डिफाइन कर पाएगा? नेगेटिव तो और भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 से छोटा होता है नेगेटिव, तो डिस्टेंस को हम लोग कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमको ए पॉइंट पर से चलना है और इधर कहीं बी पॉइंट पर मार्केट है, और सीधा सीधा हम लोग ऐसे गए, यहाँ पर कुछ काम किए, थोड़ी देर ठहरे, फिर वापस आ गए यहाँ। आप क्या कहोगे? आपने चला भी था यहाँ से और आके ठहरा भी यहाँ पर, मतलब घर से चले फिर घर को आ गए। आपका फाइनल पोजीशन भी घर था और इनिशियल पोजीशन भी घर था, मतलब अपने दोस्त के घर गए फिर वापस आ गए। तो अपने घर से गए और फिर वापस आ गए, तो आपका तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही जगह है, वो आपका घर है। तो आप क्या करें? 0 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करें, 0 किलोमीटर चले। तो डिस्प्लेसमेंट कहा कि आपका इनिशियल पोजीशन भी आपका घर है और फाइनल पोजीशन भी आपका घर है, आपने कुछ करा ही नहीं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 0। दूसरा कि इट्स SI यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की भी SI यूनिट मीटर है, दोनों का SI यूनिट मीटर है। ये छोटा यूनिट मीटर है, यही जब ज़्यादा हो जाता तो इसको हम लोग किलोमीटर कहने लगते हैं। इसको भी, ये भी छोटा है तो मीटर, ज़्यादा हो गया तो किलोमीटर कहने लगेंगे। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लोइंग फिगर ये है और ये है, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए टू डी। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट नंबर में पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए ए और बी पॉइंट के बीच। पॉइंट ए यहाँ है, यहाँ से कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन में चली, फिर बी पर जाके रुकी, ठीक है। तो ए से बी के बीच डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। मान लीजिए ए से पॉइंट सी पर आया और सी से फिर बी पर गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? तो हम लोग एक नंबर में डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बराबर कहाँ गया होगा? ए से सी पर गया होगा, ए टू सी प्लस सी टू बी, ऐसे ही गया होगा ना। तो देखिए ए से सी पर जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 4 किलोमीटर का। सी से बी पर जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? तो 3 किलोमीटर का। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 4 3 7 किलोमीटर। ए से बी पर जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? तो 7 किलोमीटर। बट अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच में, मतलब ए से बी पर जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे चला होगा कि ए से सी पर आया होगा, सी से बी पर गया होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ए से बी के बीच का जो सबसे कम यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो ये है। ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? ये है। अगर ए बी और सी को एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ट्रीट करें तो हम लोग ये कह पा रहे होंगे कि ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो ए बी निकालना आसान हो जाएगा, यानी ए बी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर, यानी रूट अंडर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं यहाँ। ए सी हमारा 4 किलोमीटर है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी रूट अंडर 25, और रूट जब 25 से निकलेगा तो 5, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर का है। ए से बी पर जाने में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा वो 5 किलोमीटर का, डायरेक्ट ए से बी पर चला गया होगा। लेकिन वही जब लेंथ से जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा, तो उसको ए से बी पर जानी हो, ए से सी पर जाना होगा और सी से बी पर, क्योंकि रास्ता इसी होके बनाया गया है। और ए से डायरेक्ट बी पर जाने के लिए कोई रास्ता हो न हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तो वो कम से कम 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन फर्स्ट का। अब सेकंड में कह रहा है बिटवीन ए टू डी, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए ए से डी के बीच में। अच्छा, इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया। मान लीजिए कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, बी से सी के बीच का डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर है, और सी से डी के बीच का भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर। मतलब ये एक स्क्वायर शेप है। ये जो शेप दिया गया है कैसा शेप है? स्क्वायर के जैसा शेप है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर ए से बी पर जाइए, ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 30 किलोमीटर जो है उसका डिस्टेंस हुआ होगा। 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा ए से डी तक आने में। लेकिन यही अब डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको क्या करना होगा? ए से चलेगा, डायरेक्ट ऐसे डी पर पहुंच जाएगा, यहाँ ऐसे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, अरे ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ए टू डी यानी 10 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना, ए से डायरेक्ट डी पर आ जाओ। काहे के लिए बी पर जाओगे, सी पर जाओगे, फिर डी पर आएगा? डायरेक्ट घूम के आ जाओ, डायरेक्ट घूमो नहीं, डायरेक्ट आ जाओ यहाँ। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है।